हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट समझेंगे। देखिए, मेटाफेज फर्स्ट में होता क्या है कि जो बाईवैलेंट या टेट्राड यानी होमोलॉगस पेयर बनते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, वो सारे टेट्राड या बाईवैलेंट फिर इक्वेटर पर चले आते हैं मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर के। तो अलाइनमेंट ऑफ बाईवैलेंट्स और टेट्राड एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल, ये होता है मेटाफेज फर्स्ट में। तो मेटाफेज फर्स्ट में आप देखें तो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसी प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस हम लोगों ने पढ़ा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस शॉर्ट में लिखा है। इसके बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो इसमें अलाइनमेंट ऑफ बाईवैलेंट्स और टेट्राड्स और होमोलॉगस पेयर्स एट इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट ऑफ सेल। सेल के एकदम बीचों बीच आकर के अलाइन हो जाते हैं। किसके मदद से? माइटोटिक स्पिंडल के मदद से, स्पिंडल फाइबर के मदद से, जैसे कि माइटोसिस में होता था। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कि ये सेल है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी वो सब डिसअपीयर हो चुके रहते हैं प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट तक आते आते, यानी डाइकैनेसिस स्टेज तक, जो कि आपको बता चुके हैं। तो अब यहां पर आप अलाइनमेंट दिखाएंगे क्रोमोसोम पेयर का। तो ये एक क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है, मतलब होमोलॉगस पेयर है। ये मान लीजिए दूसरा होमोलॉगस पेयर है, ठीक। अच्छा, ये जो बाईवैलेंट होते हैं ये साथ साथ ही चलते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो डिसॉल्व होना शुरू होता है इन द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज, और वो ज्यादातर डिसॉल्व हो चुका रहता है, लेकिन अभी भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कुछ पोर्शन इन क्रोमोसोम्स को आपस में चिपका करके रखता है। तो ये मान लीजिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का अवशेष है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ये दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपके चिपके ही मूव करते हैं। और ये जो अपोजिट पोल से अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल होगा, तो ये सेंट्रियोल हम बना देते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं, इनके चारों ओर पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है। तो सेंट्रोसोम हो गया, तो इनसे स्पिंडल फाइबर निकल करके वही एस्टर, ये सब एस्टर है, और एनिमल सेल में एस्ट्रल माइटोसिस होता है, प्लांट सेल होगा तो एस्टर ओस्टर नहीं बनेगा, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है, ये देखा है यहां पर, ये हो गया, और काइनेटोकोर से भी अटैच होगा। तो काइनेटोकोर तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे, वो चीज बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है मेटाफेज फर्स्ट में। यानी मेटाफेज फर्स्ट में ये जो बाईवैलेंट होते हैं या इन्हीं को टेट्राड कहा जाता है, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं। यही इक्वेटोरियल प्लेट होता है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन में आकर के अरेंज हो जाते हैं सेल का एकदम बीचों बीच। और ये जो बाईवैलेंट और टेट्राड होता है, या इसी को होमोलॉगस पेयर भी कह सकते हैं, होमोलॉगस पेयर, यानी मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस पेयर्स आकर के अरेंज होते हैं इक्वेटर पर, ठीक। अच्छा, इस बाईवैलेंट में ये ध्यान रखेंगे, इस बाईवैलेंट में आप ये ध्यान रखेंगे कि दो क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो एक क्रोमोसोम को डायड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डायड। तो ये एक डायड हो गया, ये दूसरा डायड हो गया, ठीक, क्योंकि दोनों को मिला के टेट्राड बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को टेट्राड बोलते हैं। लेकिन उस टेट्राड में दो डायड होते हैं, एक क्रोमोसोम डायड है, ये दूसरा क्रोमोसोम डायड है, और हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, ठीक। और आपको यह भी मालूम है कि प्रोफेज स्टेज में
क्या हो चुका था, क्रॉसिंग ओवर हो चुका था। कुछ सेगमेंट इस क्रोमैटिड से इस क्रोमोसोम पर चले आए थे और कुछ सेगमेंट इस क्रोमैटिड से इस क्रोमोसोम पर चले आए थे। तो मान लेते हैं अगर ये क्रोमोसोम ये इस तरह से है, डॉटेड है, तो इसका इतना पोर्शन इस क्रोमोसोम से आया था और इस क्रोमोसोम का इतना पोर्शन इस क्रोमोसोम से आया था। तो एक क्रॉसिंग ओवर तो पहले ही हो चुका रहता है। ऐसे ही इसमें भी आप समझ सकते हैं, इसमें भी आप दिखा सकते हैं। तो यहां पर भी वही चीज आप दिखा देंगे, ठीक है। इसमें भी क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, ठीक। तो क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप ये वाला टुकड़ा इससे गया है टूट करके और ये वाला टुकड़ा इससे आया है टूट करके। तो ये क्रॉसिंग ओवर तो पहले ही हो चुका है। मेटाफेज फर्स्ट में ये जो बाइवैलेंट है या टेट्राड है या होमोलॉगस पेयर है वो साथ साथ आकर के अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट पर। और ये दोनों क्रोमोसोम अभी भी अलग नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कुछ रिमेन्स बचा हुआ है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना डिप्लोटिन स्टेज में शुरू हो जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम साथ साथ रहते हैं। अगर ये पूरा उसी समय डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी बुक नहीं लिखती है, तब ये दोनों क्रोमोसोम साथ साथ इक्वेटर पर कैसे आ पाएंगे? तब तो ये कहीं और चला जाएगा, ये वाला कहीं और आ जाएगा इक्वेटर पर। तो क्रोमोसोम्स पेयर में आकर के मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनको पेयर में रखने वाला जो एजेंट है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की जो प्रोटीन्स वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई रहती है। तो ये क्रोमोसोम को अभी चिपकाए रखती है, ठीक। तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट का। मेटाफेज फर्स्ट में आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम पेयर्स दिखाई देंगे। बाइवैलेंट है या इसको टेट्राड बोलते हैं या होमोलॉगस पेयर। ये एक होमोलॉगस पेयर, ये दूसरा होमोलॉगस पेयर। ऐसे ही हमारे बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम होंगे टोटल, तो मेटाफेज फर्स्ट में कितने आपको बाइवैलेंट्स दिखेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर? तो 23 बाइवैलेंट्स दिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना होगा उसका आधा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लीजिए 2n=4 है इस सेल में, तो कितने बाइवैलेंट्स बनेंगे? 2 बाइवैलेंट बनेंगे। एक बाइवैलेंट ये, दूसरा बाइवैलेंट ये। तो इसमें जो बाइवैलेंट्स बनेंगे, बाइवैलेंट्स का जो नंबर होगा यानी नंबर ऑफ बाइवैलेंट्स वो होगा 2। एक बाइवैलेंट, दूसरा बाइवैलेंट, और हर बाइवैलेंट में 2 क्रोमोसोम होंगे। उसी तरह से यदि हम लोगों के शरीर में 2n=46 क्रोमोसोम है, तो हम लोगों में जो डिप्लॉयड सेल होगी, जो मियोसिस दिखाएगी, उसके मेटाफेज फर्स्ट में कितने बाइवैलेंट इक्वेटर पर आपको अलाइन दिखेंगे? तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट 23 हो जाएगा। यानी जितना क्रोमोसोम होगा उसका आधा बाइवैलेंट बनेगा, ठीक है। साधारण सी चीज है। तो ये हो गया मेटाफेज फर्स्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए, आपको पता है कि ये पूरा क्रोमोसोम फादर से आया है मान लो, तो ये वाला पूरा क्रोमोसोम किससे आया है? मदर से। और फादर और मदर के क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स होंगे उनके बीच में क्या हुआ होगा? पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का डिफिनीशन एनसीईआरटी बुक में यही लिखा है कि होमोलॉगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होना, ठीक। या हम कहें मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होना, ठीक। अच्छा, आपको मालूम है फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम आता है वो एक तरह का जीन लेके आता है। तो मान लेते हैं इस पर जो है वो कैपिटल टी जीन है, ठीक है, क्योंकि एक क्रोमैटिड है, इसी की दूसरी वाली कॉपी है। तो अगर इस पर कैपिटल टी होगा तो इस पर भी कैपिटल टी होगा। और मदर अपने तरफ से जो क्रोमोसोम लेके आती है उसमें जीन का दूसरा एलीलिक फॉर्म है, मान लो उसमें स्मॉल टी है। तो अगर ये क्रोमैटिड पर स्मॉल टी होगा तो इसी की डीएनए डुप्लीकेशन है, यानी इसी का डुप्लीकेशन, तो इस पर भी स्मॉल टी होगा। तो आप यहाँ पहले भी बता चुके हैं, आपको पता है कि फादर अपने तरफ से एक तरह का एलील लेके आता है तो मदर दूसरे तरह का एलील लेके आ सकता है सेम जीन का। अगर फादर कैपिटल टी लेके आ रहा है तो मदर क्या लेके आ रहा है? स्मॉल टी लेके आ रहा है। तो अब यहां पर मेटाफेज स्टेज आपको हमने समझा दिया है। अब इसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट। देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट में अब ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा
और ये जो टेट्राड के जो दो डायाड थे ये अपोजिट पोल पर मूव करने लगेंगे, ठीक है। यहां पर देखो सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है, सेंट्रोमियर तब टूटेगा जब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे, जब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे तब सेंट्रोमियर टूटेगा। तो अभी सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा, सेंट्रोमियर मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में टूटेगा। यहां पर केवल जो टेट्राड में जो दो डायाड हैं उनके बीच में सेपरेशन होगा, यानी होमोलॉगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उनका पेयर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ जस्ट पेयरिंग समाप्त होगी, सेंट्रोमियर का कहीं ब्रेकेज यहाँ नहीं होता है एनाफेज फर्स्ट में। तो अब आप देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस पेयर, और जो ड्यू टू कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड मूवमेंट ऑफ डायाड टुवर्ड्स अपोजिट पोल। एक बाइवेलेंट या एक टेट्राड में जो दो डायाड हैं ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, यहां पर आप चित्र से समझने की कोशिश करिए। यहां पर ये अपोजिट पोल पर मूव करने की कोशिश करेंगे। अब आप इसको ऐसे देखें, ठीक, इस बाइवेलेंट का या इस टेट्राड का एक डायाड एक पोल पर, दूसरा डायाड दूसरे पोल पर जाता हुआ दिखेगा, और उसमें सेंट्रोमियर हमेशा लीडिंग एंड पर होगा और जो आर्म्स होंगे जो उनके एंड होंगे हमेशा ट्रेलिंग एंड पर होंगे। ट्रेलिंग मतलब पीछे पोल के रिस्पेक्ट में। ये दूसरे होमोलॉगस पेयर का एक डायाड है, ठीक, ऐसे, और ये एक्सचेंज हुआ था जो सेगमेंट का वो दिखा दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो ये मूवमेंट होता है एनाफेज स्टेज में, अपोजिट पोल पर डायाड का मूवमेंट होता है, ठीक, इनके बीच में दूरी बढ़ती जाती है, ये मूवमेंट होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक, और स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं अपोजिट पोल पर। तो एनाफेज स्टेज में आप देख रहे हैं जो डायाड है, ये एक डायाड है, ये दूसरा डायाड है, डायाड डायाड, और ये दोनों को मिला देंगे जब पेयर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, टेट्राड। तो टेट्राड में जो दो डायाड हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट्स विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स, अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ सेपरेट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक क्या सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो होमोलॉगस जो होमोलॉगस पेयर है, होमोलॉगस पेयर सेपरेट्स, ठीक है, होमोलॉगस पेयर सेपरेट्स, ठीक है, सेपरेट्स विथ their sister chromatids remain together। sister chromatids जो है वो अलग नहीं होते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर 2 यहाँ तो स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। तो होमोलॉगस पेयर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और जो दो डायाड है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। यानी होमोलॉगस पेयर सेपरेट्स विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन टुगेदर, ठीक है, दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। आप लिखिए डायाड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, या होमोलॉगस पेयर के जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स है वो मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, बात एक ही है। यानी अब बाइवेलेंट समाप्त हो गया, जैसे ही दोनों डायड अलग हो गए तो बाइवेलेंट या टेट्राड शब्द खत्म हो गया। ये तभी तक रहेगा जब तक वो पेयरिंग रहेगी। अच्छा, जब होमोलॉगस पेयर के दो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिसजंक्शन। यानी ये जो सेपरेशन होता है होमोलॉगस पेयर में दो डायड का अपोजिट पोल पर मूवमेंट होता है, इसी को बोला जाता है डिसजंक्शन। ये बहुत जरूरी होता है, डिसजंक्शन। कई बार क्या होता है, डिफेक्ट की वजह से ये दोनों होमोलॉगस पेयर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और किसी एक पोल की तरफ चले आते हैं। यानी ये दोनों क्रोमोसोम जो डायड के हैं वो एक ही पोल की तरफ चले आए और अलग अलग ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। वो डिफेक्ट है। नॉन डिसजंक्शन क्या है? डिफेक्ट है। आपको डिसजंक्शन होना चाहिए, यानी कि जितने भी बाइवेलेंट मौजूद हैं मेटाफेजिक प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर,
उसमें हर बाइवेलेंट का एक डायड एक पोल पर जाना चाहिए, दूसरा डायड दूसरे पोल पर जाना चाहिए। लेकिन कई दफा पूरा का पूरा बाइवेलेंट अपने दोनों डायड के साथ एक ही पोल पर चला आता है, इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन एक डिफेक्ट है, इसमें आगे चल के जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, डिफेक्ट होते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये अभी लिखिए मत, बस सुन लीजिए, ये क्लास 12th में जेनेटिक्स में बताया जाएगा। तो नॉन डिसजंक्शन अगर हो गया तो क्रोमोसोम के बंटवारे में, भाई इस आगे इधर एक सेल बनने वाली, इधर एक सेल बनने वाली, ये दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में आ गया तो इस सेल में ये वाला क्रोमोसोम का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो इसमें कमी हो जाएगी क्रोमोसोम की, इसमें क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी, एक के बजाय दो आ जा रहे हैं। तो यही सब होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। तो फिलहाल ये जो सेपरेशन एनाफेज फर्स्ट में होता है मियोसिस फर्स्ट के, उसको डिसजंक्शन कहा जाता है। तो एनाफेज फर्स्ट में डिसजंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इसी को बोला जाता है सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस क्रोमोसोम पर टी एलील है, देखिए टी एलील है, और इस क्रोमोसोम पर क्या था, स्मॉल टी एलील है, स्मॉल टी एलील। तो जब आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी पैरेंट सेल है, तो ये जो गैमीट बनाते हैं तो एक में कैपिटल टी आता है, दूसरे में क्या आता है, स्मॉल टी, यानी पैरेंट में दोनों साथ साथ रहते हैं, देखिए दोनों साथ साथ हैं। लेकिन जब गैमीट बनता है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, देखो सेपरेशन हो रहा है, ये इस सेल में जाएगा, ये ऊपर वाले सेल में जाएगा, क्योंकि बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, तो कैपिटल टी एक सेल में, स्मॉल टी दूसरे सेल में। तो ये जो सेपरेशन हुआ है इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन, ठीक है, मेंडेलियन फैक्टर। फैक्टर मतलब वही जीन या एलील को फैक्टर कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एनाफेज फर्स्ट में ही सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर हो रहा है, ठीक है। जो दो एलील साथ साथ थे पैरेंट में, कैपिटल टी स्मॉल टी मान लो, तो वो अब एनाफेज स्टेज में देखो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि इनके डायड भी दूर हो रहे हैं, तो उनके ऊपर जो जीन है वो भी दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर टेक्स प्लेस इन एनाफेज फर्स्ट, या डिसजंक्शन टेक्स प्लेस इन एनाफेज फर्स्ट। अब हम मियोसिस फर्स्ट का जो है वो टीलोफेज फर्स्ट स्टेज समझेंगे। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे लंबा स्टेज होता है, और इसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आता है, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट आता है। मेटाफेज फर्स्ट में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स हैं पेयर्ड फॉर्म में, वो अपने आप को अलाइन करते हैं इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर। एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर होता है, होमोलॉगस पेयर सेपरेट होते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डिसॉल्व होने के वजह से, या उसी को डिसजंक्शन भी कहते हैं। तो डिसजंक्शन होता है एनाफेज फर्स्ट में, अलाइनमेंट एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ होमोलॉगस पेयर ये होता है मेटाफेज फर्स्ट में। सिनेप्सिस हो गया, पेयरिंग हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, कियाज्मा फॉर्मेशन या कियाज्मेटा फॉर्मेशन, टर्मिनलाइजेशन, ये सब प्रोफेज फर्स्ट में हो गया, ठीक है। टीलोफेज स्टेज में जब हम जाते हैं टीलोफेज फर्स्ट में, तो यहां पर आप देखते हैं कि जो एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम का मूवमेंट हुआ था, जो डायड्स थे होमोलॉगस पेयर का, जो ईच क्रोमोसोम था वो अपोजिट पोल पर चला गया, और जैसे जैसे अपोजिट पोल पर पहुंचता है उसमें फिर से अनकॉइलिंग होने लगती है, डीकॉन्डेंसेशन होने लगता है, फिर से क्रोमैटिन थ्रेड के क्रोमोसोम से क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में आ जाता है, जैसे कि हर टीलोफेज में होता है। फिर उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक, अंदर न्यूक्लियोलस आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब डेवलप हो जाते हैं। तो यही चीज आपको टीलोफेज स्टेज में दिखाना होगा। तो टीलोफेज स्टेज में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो ये पहुंचे थे क्रोमोसोम, ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम्स, 2 इधर और 2 इधर अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं, ठीक। और ये वही क्रॉसिंग ओवर जो सेगमेंट का हुआ है वो दिखा रहे हैं, और इनके चारों ओर फिर से वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक। तो ये न्यूक्लियस बन जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा, ठीक, न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। और ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है अब एक क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में दिखाई देगा। किस रूप में दिखाई देगा? क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में दिखाई देगा। अनकंडेंसेशन की वजह से धीरे धीरे ढीला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दें, आपको बता चुके हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस स्टेज में बेस्ट स्टडी किया जाता है।
तो वो मेटाफेज स्टेज में बेस्ट स्टडी किया जाता है। तो मेटाफेज स्टेज में जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है तो उसमें शेप स्टडी होता है, साइज की स्टडी होती है, नंबर की स्टडी होती है। जब क्रोमोसोम बनेगा तभी ना गिन पाओगे उसको। क्रोमैटिन थ्रेड अगर है तो आपस में उलझा हुआ तो साफ उनको गिनती नहीं कर पाओगे। तो क्रोमोसोम की बेस्ट काउंटिंग भी मेटाफेज स्टेज में होगी, क्रोमोसोम का साइज का स्टडी भी मेटाफेज स्टेज में होगा, क्रोमोसोम के शेप का स्टडी, शेप मतलब स्ट्रक्चर का स्टडी भी मेटाफेज स्टेज में होगा। क्योंकि जब क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से लटक के जब जा रहे होते हैं पोल के तरफ तो उसमें वो शेप दिखाते हैं, एल शेप, वी शेप, आई शेप। जैसे मान लो क्रोमोसोम जब मूव करता है, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच है, देखो ध्यान से, तो एक क्रोमैटिड है, ये हम बात कर रहे हैं किस स्टेज की, ये बात कर रहे हैं हम मेटाफेज स्टेज की, एनाफेज स्टेज की, क्योंकि एनाफेज स्टेज में ही मूवमेंट होता है। तो देख रहे हो ये क्रोमोसोम का जो ये जो मूवमेंट होता है एनाफेज स्टेज में, उसमें देख रहे हो जो क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं सेंट्रोमियर से, तो देखो ये एल शेप दिख रहा है, तो या ये स्पिंडल फाइबर है। उसी तरह से कुछ क्रोमोसोम जो होंगे वो वी शेप दिखाएंगे। सर आपको बता चुके हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो दोनों आर्म होंगे क्रोमोसोम के दोनों बराबर होंगे। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म बड़ा होगा, एक आर्म छोटा होगा, तो कौन सा शेप दिखेगा, एल शेप। ये हो गया वी शेप। तो अगर पूछे क्रोमोसोम के शेप की स्टडी बेस्ट किस स्टेज में करते हैं तो वो एनाफेज स्टेज होगा, यानी और वो एनाफेज स्टेज जो होगा वो माइटोसिस का एनाफेज स्टेज होगा, ठीक है ना। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड इन एनाफेज स्टेज, ठीक है। ये मियोसिस से मतलब नहीं है, एनाफेज, माइटोसिस का एनाफेज में। और उसी तरह से अगर क्रोमोसोम का नंबर की स्टडी करनी है, उसका स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, साइज की स्टडी करनी है, तो स्ट्रक्चर और साइज को मिला के बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो हम बता चुके हैं कौन सा स्टेज होगा, तो बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज स्टेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम टीलोफेज फर्स्ट की बात करते हैं वापस। तो टीलोफेज फर्स्ट जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, फिर गोल्गी बॉडी आ जाती है, ठीक। और ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अनकॉइल्स हो जाता है, यानी डीकॉन्डेंस हो जाता है, बस यही चीज है टीलोफेज स्टेज में, ठीक। और टीलोफेज फर्स्ट बीतने के बाद कह देते हैं कि भैया मियोसिस 1 जो है, यानी जो मियोसिस 1 में जो न्यूक्लियर डिवीजन था वो हो गया। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा इसके बाद, ठीक। मियोसिस 1 के समाप्त होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और इसके बीच में एक वॉल बन जाएगी। और यहाँ ये जो दो अटैच्ड सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स सेपरेट नहीं होंगी, एक दूसरे से क्या रहेंगी, चिपकी रहेंगी। 2 cells attached after meiosis 1। तो meiosis 1 के बाद आप देखेंगे साइटोकाइनेसिस हुआ, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो दो सेल बनेगी वो दोनों सेल एक दूसरे से अलग नहीं होगी, एक दूसरे से अटैच रहेगी, और उसको डायड ऑफ सेल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, the 2 cells attached after meiosis 1 are called dyad of cells, यानी कि दो सेल आपस में अटैच्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर मियोसिस 2 शुरू होगा। मियोसिस 1 तो हो गया, अब फिर इसके बाद इस सेल में भी फिर डिवीजन होगा और इस सेल में भी फिर डिवीजन होगा। तो अब इसमें जब डिवीजन होगा तो 2 सेल इससे बनेगी, इसमें जब डिवीजन होगा तो 2 सेल इससे बनेगी, तो टोटल कितने सेल बन जाएंगे, 2 से 4 सेल। वही होता है मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 1 जब हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद मियोसिस 2 शुरू होता है, लेकिन यहां पर फिर दोबारा डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, दोबारा इंटरफेज नहीं आता है। तो इंटरवल बिटवीन 2 मियोसिस, इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2
is called interkinesis. इंटरकाइनेसिस मतलब थोड़ा सा समय लगता है, मियोसिस 1 खत्म हुआ और मियोसिस 2 शुरू हुआ तो बीच में थोड़ा टाइम लगता है, उस ड्यूरेशन को कहते हैं, उस इंटरवल को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और इसमें कोई इंटरफेज नहीं होता है, नो इंटरफेज, कोई इंटरफेज नहीं आता है, यानी कि नो डीएनए और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है, कोई इसमें डीएनए डुप्लीकेशन या सेंट्रियोल डुप्लीकेशन नहीं है, जितना डीएनए मौजूद है वही बांटेगा इसमें, ठीक है। तो ठीक तो है, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, तो हर क्रोमोसोम में दो डीएनए मॉलिक्यूल तो है ही, ठीक, तो यहाँ भी 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 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 ठीक है। और ये जो मियोसिस सेकंड होता है वो कैसा होता है, लाइक माइटोसिस ही होता है, लाइक माइटोसिस ही होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोग जो मियोसिस सेकंड पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ माइटोसिस जैसा ही देखेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि जो मियोसिस होता है उसमें आप सब कुछ देख रहे हैं। मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, पहले ही बता चुके हैं। और मियोसिस सेकंड जो होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उसमें जितना क्रोमोसोम होता है उसकी उनकी डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस सेकंड जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, लाइक माइटोसिस है। तो आपको मियोसिस में दोनों दिख रहा है, इक्वेशनल डिवीजन भी दिख रहा है, रिडक्शनल डिवीजन भी दिख रहा है, प्लस यहाँ 2 बार साइटोकाइनेसिस भी दिख रही है, 2 बार सेल डिवीजन भी हो रहा है, 1 बार सेल डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, फिर ऐसे डिवीजन होगा तो 4 सेल बन जाएगी। तो मियोसिस में आपको 2 टाइम डिवीजन भी दिख रहा है, मियोसिस में आपको रिडक्शनल डिवीजन भी दिख रहा है, मियोसिस में आपको इक्वेशनल डिवीजन भी दिख रहा है। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ दे कि मियोसिस में फाइनली होता क्या है, पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर है अल्टीमेटली जो 4 डॉटर सेल बनेगी उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो मियोसिस में फाइनली क्रोमोसोम नंबर तो हाफ होगा, लेकिन आप उसी मियोसिस इवेंट को देखें तो उसमें 2 सब स्टेप्स है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड में इक्वेशनल डिवीजन, और सेल का 2 बार डिवीजन हुआ है। पहली बार एक सेल से 2 सेल बनेगी, फिर उन दोनों सेल में डिवीजन होगा तो 4 सेल बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग मियोसिस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मियोसिस फर्स्ट आप पढ़ रहे थे और एनिमल सेल में जब पढ़ेंगे तो सेंट्रियोल बनाएंगे, तो आपको हर जगह 2-2 सेंट्रियोल दिखाना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मियोसिस फर्स्ट के पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है, उसमें एस फेज आता है, तो डीएनए डुप्लीकेशन के साथ वहां सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा, ठीक। अब जब मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट आएगा तो जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है दो सेंट्रियोल होंगे, यानी 2 सेंट्रोसोम होंगे, हर सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होगा, हर सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होगा, ये दोनों पोल के तरफ मूव करेंगे, तभी तो एनिमल सेल में सेंट्रिक माइटोसिस होगी। तो एक पोल पर 2 सेंट्रियोल यानी 1 सेंट्रोसोम दिखेगा, दूसरे पोल पर भी 2 सेंट्रियोल यानी 1 सेंट्रोसोम दिखेगा। ये प्रोफेज फर्स्ट में भी आप देखेंगे, मेटाफेज फर्स्ट में भी देखेंगे, एनाफेज फर्स्ट में भी देखेंगे और टीलोफेज फर्स्ट में भी देखेंगे। यानी टीलोफेज फर्स्ट में इस सेल में आपको जो 2 सेंट्रियोल था वो दिखेगा, टीलोफेज स्टेज में भी 2 सेंट्रियोल दिखेगा एक पोल पर, ठीक। लेकिन जब अब इसके बाद जब ये सेल फिर से अब इसमें मियोसिस सेकंड होने जाएगा, तो हमने लिखा है कि मियोसिस सेकंड से पहले कोई इंटरफेज नहीं आता है, तो ना तो डीएनए डुप्लीकेशन होगा ना सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, तो यही 2 सेंट्रियोल बस रह जाएंगे इस सेल में, यही 2 सेंट्रियोल रह जाएंगे इस सेल में, और ये दोनों सेंट्रियोल के जो 2 सेंट्रियोल हैं ये अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, यानी अब हर पोल पर एक ही सेंट्रियोल रहेगा आगे। जब हम मियोसिस सेकंड का प्रोफेज फर्स्ट दिखाएंगे तो दिखाएंगे कि ये जो 2 सेंट्रियोल देख रहे हो उसमें एक पोल पर एक सेंट्रियोल आ जाएगा और दूसरे पोल पर दूसरा सेंट्रियोल आ जाएगा, और उस सिंगल सेंट्रियोल से फिर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में आपको हर पोल पर 2 सेंट्रियोल दिखेगा, क्योंकि और टोटल कितने सेंट्रियोल हो जाएंगे 4, और कितने सेंट्रोसोम हो जाएंगे 2, क्योंकि उसके पहले इंटरफेज हुआ था तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था। लेकिन जब मियोसिस सेकंड शुरू होगा तो उसके पहले तो जितने सेंट्रियोल है उसी से काम चलाना होगा, नया सेंट्रियोल ऐड नहीं होगा। तो इस सेल में जो 2 सेंट्रियोल थे, पहले तो ये एक ही सेल थी ना बेटा, ये सेंट्रियोल यहां पहुंच गया, ये सेंट्रियोल यहां पहुंच गया, 2 सेंट्रियोल थे, लेकिन अब ये सेल डिवाइड होगी तो अब ये 2 सेंट्रियोल में से एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो याद रखना मियोसिस फर्स्ट में
हर पोल पर दो दो सेंट्रियोल दिखेंगे, डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे। और मियोसिस सेकंड में आपको एक सेल में जो दो पोल होंगे वहां एक एक सेंट्रियोल दिखेगा, ऐसे इसमें भी एक एक सेंट्रियोल दिखेगा। एक प्रोफेज सेकंड में यहां चला है। तो मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड में आप देखेंगे जो सेंट्रियोल का मूवमेंट होगा वो दो दो सेंट्रियोल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुल दो ही तो है, तो एक सेंट्रियोल इधर एक सेंट्रियोल इधर, और उससे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा एनिमल सेल में। खैर प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल का जिक्र ही नहीं करना होता है, वहां सेंट्रियोल का कोई महत्व होता नहीं, क्योंकि सेंट्रियोल पाया भी नहीं जाता है। मियोसिस सेकंड में देखें, मियोसिस सेकंड में सबसे पहले प्रोफेज सेकंड आएगा, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, और फिर टीलोफेज सेकंड, और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोकाइनेसिस आ जाता है। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये जान लीजिए जस्ट लाइक माइटोसिस, पूरा एकदम जो माइटोसिस आप पढ़े हैं सब कुछ उसी तरह से होता है। तो यहां भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपीयर कर जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग लेट प्रोफेज सेकंड या इन लेट प्रोफेज सेकंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर जाती है। ठीक है, और दूसरा आप जान रहे हैं क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होने लगता है, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है, टेक्स प्लेस, क्योंकि टीलोफेज फर्स्ट स्टेज में जो क्रोमोसोम था वो क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गया था अनकॉइल होकर के। अब फिर से जब प्रोफेज सेकंड शुरू होगा तो फिर से क्रोमैटिन थ्रेड कॉइल होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगा है, टेक्स प्लेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम बन गया। अब मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्रोमोसोम अलाइन themselves at equatorial plate या मेटाफेज प्लेट by help of mitotic spindle या स्पिंडल फाइबर की मदद से वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अलाइन themselves at equatorial plate by help of mitotic spindle। और एकदम आप माइटोसिस को ऑब्जर्व करिए, सब माइटोसिस का चित्र देखिए। और एनाफेज 2 में क्या होगा, और हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड। एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस का याद रखिए, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो है सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पेल की तरफ मूव करते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड या नाउ कॉल्ड न्यू क्रोमोसोम, एंड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, movement of sister chromatids, that is new chromosome towards opposite pole, और जब अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं तो फिर से वही होता है, उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और ये क्रोमोसोम फिर से अनकॉइल होने लगते हैं, न्यूक्लियोलस आ जाता है। तो ये हो गया फाइनली टीलोफेज सेकंड में। तो इसमें क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड में चेंज हो जाते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल में चेंज हो जाते हैं अनकॉइल होकर के। और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी रीअपीयर्स, फिर से ये आ जाते हैं। और फिर जब ये, अब आप देखिए ध्यान से, जब ये दो सेल थी, जब मियोसिस खत्म हुआ था, दो सेल बनी थी डायड ऑफ सेल। अब इसमें जब यहाँ भी न्यूक्लियस बन गया, 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 तो साइटोकाइनेसिस होगी तो इनके बीच में वॉल बनेगा और इनके बीच में वॉल बनेगा। तो टोटल कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई। तो इसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, टेट्राड ऑफ सेल, क्योंकि ये चारों सेल आपस में चिपकी रहेंगी।
तो पहले बना था डायड ऑफ सेल, 2 सेल थी, अब इस 2 सेल में दोनों में 2-2 सेल और बन गई मियोसिस सेकंड की वजह से। तो आफ्टर मियोसिस सेकंड जो 4 सेल का ग्रुप होगा उसको बोलेंगे टेट्राड ऑफ सेल, और आफ्टर मियोसिस 1 जो 2 सेल का ग्रुप था उसको बोलते थे डायड ऑफ सेल। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मियोसिस सेकंड है वो पूरी तरह से आप देख रहे हैं वो किससे मैच कर रहा है, माइटोसिस से मैच कर रहा है। तो ये आपका जो सेल डिवीजन है ये और सेल साइकिल वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें जो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पूछेगा जो हम पहले ही बता चुके हैं, इट रिस्टोर्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यदि एक जनरेशन में मान लो 46 क्रोमोसोम है तो अगले जनरेशन में भी 46 रहे, इसको ये सुनिश्चित करता है मियोसिस। कैसे? क्योंकि जब एक जनरेशन गैमीट बनाएगा तो उस गैमीट में जितना क्रोमोसोम उस ऑर्गेनिज्म में होगा उसका आधा ही नंबर जाएगा, वो हो जाएगा मियोसिस के कारण। और जब गैमीट फ्यूज करेंगे तो जो आधा नंबर गया है वो फिर से फ्यूज करने पर उतना ही क्रोमोसोम हो जाएगा जितना पहले जनरेशन में था। रिस्टोर द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। दूसरा, जो डॉटर बनते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर जेनेटिकली नहीं होते, दे आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा, नया कॉम्बिनेशन जीन का बनेगा। बता चुके हैं रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के दौरान। तो जितनी भी डॉटर होंगी वो सेम नहीं होंगी। तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, गैमीट बना करके नया जनरेशन पैदा करते हैं, इसीलिए नया जनरेशन बिल्कुल आपस में भी सेम नहीं होता और पेरेंट्स से भी सेम नहीं होता। देखिए हम लोग की शक्लें, हम लोग का जो बॉडी बिल्ड है, पापा मम्मी का आप ऑब्जर्व करिए और अपना देखिए तो बिल्कुल सेम नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जब एक नया क्रिएचर बनता है, उसके पहले जो गैमीट बन रहा होता है उसमें। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया मियोसिस का, ठीक है। कैरेक्टर प्रॉपर्टी बदलती जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि जेनेटिक जीन रिकॉम्बिनेशन होता रहता है, क्रॉसिंग ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, वेरिएशन आता है। ये जो डिफरेंस देख रहे हैं आप ब्रदर सिस्टर में, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बनता है, आप देख रहे हैं उनमें जो प्रोजीनी होती है, जो बच्चे होते हैं, उनमें वेरिएशन होता है। और यही वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन होता है, नई नई स्पीशीज आती हैं। क्योंकि जब 4 लोग पैदा होंगे और चारों लोग में अंतर होगा तो नेचर को ऑप्शन मिल जाएगा कि हम किसको चुने, यानी जो वेरिएशन बेस्ट होगा उसको नेचर चुनेगा, और जो वेरिएशन बेस्ट नहीं होगा, अपने आप को वो जिंदा नहीं रख पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा धरती से। तो वेरिएशन क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, मियोसिस की वजह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं उनमें मियोसिस होगा गैमेट बनते समय, और जब मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे जीन के क्रोमोसोम के ऊपर, और उससे जो उनके बच्चे पैदा होंगे, प्रोजीनी आएगी, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और जब डिफरेंट होगी तो उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब भी हो सकते हैं कैरेक्टर वाले। तो नेचर को ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब सब कैरेक्टर डिफरेंट है, सब प्रोजीनी के कैरेक्टर डिफरेंट है तो कुछ सरवाइव कर जाएंगे, कुछ नहीं सरवाइव कर जाएंगे बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से। यदि सारे एक जैसे होते, जैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सारे प्रोजीनी एक जैसे होते, तब तो अगर नेचर एडवर्स होता, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती प्रकृति में, तो सारे के सारे मारे जाएंगे, तो कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो प्रोजीनी बनती है उसमें कुछ बचने का चांस ज्यादा है, क्योंकि सारे वेरिएशन खराब तो नहीं होंगे ना, कुछ तो ऐसे होंगे जो नेचर में जीवित रख लेंगे अपने आप को। तो नेचर उनको सेलेक्ट कर लेगा, और वही फिर कई पीढ़ियों के बाद एक नई स्पीशीज के रूप में, क्योंकि समय के साथ हर ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन होता रहता है, और यह परिवर्तन ऐसे ही रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक न्यू कॉम्बिनेशन बनने से होता है। तो एनसीईआरटी लिखता है कि मियोसिस की वजह से वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो मियोसिस जो होता है उसका अगर सिग्निफिकेंस आपसे पूछेगा तो एक तो रिस्टोर्स ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस क्या करता है? इट रिस्टोर्स ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिस्टोर करता है। दूसरा, डॉटर्स जो होते हैं नॉट जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर डॉटर जो है जेनेटिकली सिमिलर नहीं होती है, ठीक। दूसरा हो गया, यानी डॉटर्स में क्या होता है? वेरिएशन होता है। तो यानी कि इनमें वेरिएशन होता है, वेरिएशंस होते हैं, और जब वेरिएशन होगा तो इस वजह से इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है
डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, समय के साथ ऑर्गेनिज्म को आप बदलता हुआ पाएंगे। हम अपने पूर्वजों से, हमारे पूर्वज कहा जाता है ना एप्स थे, गोरिल्ला, चिंपांजी जैसे थे, ठीक। तो आज हम देखो उनसे काफी डिफरेंट है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस हुआ है, जो नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसका नतीजा है, ठीक। तो इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज तभी होगी बेटा जब वेरिएशन होगा, और वेरिएशन तभी होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्यों वेरिएशन होगा? क्योंकि उसमें मियोसिस होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, गैमीट जब बन रहा होता है तब। तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है मियोसिस का। आइए इसको देखें, ये मियोसिस की समरी है। देखिए मान लीजिए पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में 2n=4 क्रोमोसोम्स है, यानी हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं और टोटल 4 क्रोमोसोम है, और एक सेंट्रोसोम है जिसमें कि 2 सेंट्रियोल है। जब मियोसिस शुरू होना होता है तो ये भी इंटरफेस स्टेज में जाएगी, और इंटरफेस स्टेज में जाएगी तो डीएनए या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा और 2 सिस्टर क्रोमैटिड बनेंगे हर क्रोमोसोम में। तो 4 क्रोमोसोम है तो हर क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड बन गया 2-2, ठीक। और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, वो भी हो गया, तो सेंट्रोसोम भी 2 हो गए और सिस्टर क्रोमैटिड भी 2 आ गए, ठीक है। अच्छा, पहले देखो एक क्रोमैटिड था, एक क्रोमोसोम का हो या एक क्रोमैटिड था, अब जब डुप्लीकेट हो गया तो 2 क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड आ गए, ठीक। अब इसके बाद मियोसिस शुरू होगा, मियोसिस का प्रोसेस फर्स्ट शुरू होगा, आप पढ़ चुके हैं कि उसमें पेयरिंग होती है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो दिख गया। तो 4 क्रोमोसोम में से 2 होमोलॉगस ये पेयर कर लेंगे, ठीक। इसके बाद मेटाफेज और सेंट्रियोल जो है वो देखते हो अपोजिट पोल, तो 2 सेंट्रोसोम है, अपोजिट पोल पर चले जाएंगे दोनों सेंट्रोसोम्स, और सब में 2-2 सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल पर ध्यान देखिए, क्रोमोसोम का नंबर देखिए 1 2 3 4, 1 2 होमोलॉगस पेयर है, 3 4 होमोलॉगस पेयर है, इसमें से एक फादर से है एक मदर से है, ठीक। ये फादर से है, मान लो मदर से है, कोई भी, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया है, इसका टुकड़ा इस पर चला गया, इसका टुकड़ा इस पर चला गया, कुछ ऐसे इसका टुकड़ा इस पर चला गया, इसका टुकड़ा इस पर चला गया। इसके बाद मेटाफेज स्टेज आता है, होमोलॉगस पेयर, इनको बाइवैलेंट बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये बाइवैलेंट है, ठीक है। तो ये एक बाइवैलेंट है, ये दूसरा बाइवैलेंट है, और हर बाइवैलेंट को टेट्राड बोलते हैं। इसमें ये इधर वाला डायड है, ये डायड है, ये डायड है, ये डायड है। एक बाइवैलेंट में या एक टेट्राड में 2 डायड होते हैं। देखो सेंट्रियोल 2-2 है, मेटाफेज स्टेज हो गया। एनाफेज स्टेज देखिए, इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो अवशेष है वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये डायड अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। एनाफेज स्टेज हो गया। क्रोमोसोम नंबर देख लो, गिनते जाओ क्रोमोसोम नंबर 2n=4, इस स्टेज में भी 2n=4, इस स्टेज में 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सेल तो वही है ना, तो 2n=4। उसके बाद टीलोफेज स्टेज में आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो अब देखो इसमें एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, दोनों सेल आपस में चिपकी हैं टीलोफेज स्टेज में। साइटोकाइनेसिस होने के बाद टीलोफेज फर्स्ट में, तो उसको डायड ऑफ सेल कहते हैं। डायड ऑफ सेल, 2 सेल एक साथ चिपकी हुई है। क्रोमोसोम नंबर तो कोई सेल में 2 है केवल, और इस सेल में कितना था? 4, 1 2 3 4, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मियोसिस फर्स्ट है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ 2n=4 है सेल में, और यहाँ n=2 है एक सेल में, तो इसलिए रिडक्शन डिवीजन हो गया। अब इसके बाद फिर प्रोफेज सेकंड शुरू होता है। अब इस सेल में फिर से डिवीजन होगा। अब ये सेल भी कैसे कटेगी, इधर उधर, तो इसमें 2 ही सेंट्रियोल है। तो और आपको मालूम है कि टीलोफेज स्टेज के बाद इंटरकाइनेसिस आता है, जिसमें कोई इंटरफेज नहीं चलता, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो जो सेंट्रियोल होंगे वही सेंट्रियोल को काटना पड़ेगा। 2 सेंट्रियोल है तो एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। इसके पहले आप देख रहे थे पोल्स पर 2-2 सेंट्रियोल थे, लेकिन यहाँ पर एक ही सेंट्रियोल रहेगा। और फिर इस तरह से ये अब 2 क्रोमोसोम जो है अपने आप को इक्वेटर पर अलाइन करेंगे, इस वाले सेल में भी, इस वाले सेल में भी, तो हो गया मेटाफेज सेकंड। इसके बाद फिर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। देखो यहाँ पर मेटाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट किया था, क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था। यहाँ क्रोमोसोम पेयर में है नहीं है, सेंट्रोमियर टूटेगा, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड देखो अलग हो जाएंगे ना। फेज सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो गया, जैसे माइटोसिस में होता है। फिर ये 1 2 3 4 न्यूक्लियस बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ये तो पहले, ये साइटोकाइनेसिस तो पहले ही हुई थी, ये वाली हो जाएगी। तो इस तरह से 4 सेल बन जाएगी, और हर सेल में जो पेरेंट सेल उसका आधा क्रोमोसोम होगा। और हर क्रोमोसोम को जरा ध्यान से देखना, हर क्रोमोसोम को जरा ध्यान से देखना कि कौन सा क्रोमोसोम हमने वहां नंबरिंग दे दी है 1 3 2 4। ये जो 1 3 है ये है, और ये जो 2 4 है ये है।
और फिर जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे वन क्रोमोसोम के, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड है उसको तोड़ दे, इस वाले सिस्टर क्रोमैटिड को 1A कह दिया आफ्टर सेपरेशन, इसका नाम 1A रख दिया, इसका 1B रख दिया, इसका 3A रख दिया, इसका 3B रख दिया, इसका 2A रख दिया, इसका 2B रख दिया, इसका 4A रख दिया, 4B रख दिया। तो एक एक आप बारीकी से ध्यान से देखिए इस चित्र को, अच्छे से समझिए, इस डायग्राम को 2-3 बार आप ड्रॉ करिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे जो सेपरेशन होता है, अच्छा अब हमने आपको बताया था कि मेंडेलियन फैक्टर का सेग्रीगेशन एनाफेज फर्स्ट में होता है, वही जैसे मान लीजिए कि इस पर कैपिटल T एलील होती है तो स्मॉल t एलील वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इस पर कैपिटल T जीन था तो इस पर भी कैपिटल T ही होगा, क्योंकि ये डीएनए डुप्लीकेशन से ये बना है तो इसी जीन की कॉपी होगी, ये फादर से आया था और ये मदर से आया है, तो इसको मान लो स्मॉल t होगा, तो इसकी डीएनए डुप्लीकेशन जब हुई थी तो यहाँ भी स्मॉल t होगा, तो दो कैपिटल T, दो क्या हो गया स्मॉल t हो गया, दोनों पहले साथ है, एक ही सेल में है, साथ है, एक ही सेल में है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये कैपिटल T है, ये भी कैपिटल T है, तो ये क्या है स्मॉल t है, ये क्या है स्मॉल t, लेकिन जब अपोजिट पोल पर जाएंगे तो देख रहे हो कैपिटल T इधर चला गया, स्मॉल t इधर चला, यानी एक एलील एक पोल पर, दूसरा एलील दूसरे पोल पर, दोनों ही सेम जीन के दो एलील थे, तो इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। तो होमोलॉगस पेयर आपको समझा दिया है, आपको पूरा मियोसिस अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। इस चित्र को अच्छे से देखिए और 1-2 बार ड्रॉ करिए, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। मैं जानबूझ करके थोड़ी देर यहाँ पर फोकस किया हूँ इस डायग्राम को, कि ताकि आप लोग उसको बना सकें और उसको देख सकें। अब आप देख लीजिए जो एनाफेज स्टेज है, इसमें एक क्रोमोसोम एक ही क्रोमैटिड है, उसी को हम क्रोमोसोम बोल दे रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं 1 क्रोमोसोम हैविंग 1 क्रोमैटिड। यहाँ देख रहे हैं एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है? 2 क्रोमैटिड है बस। तो ऐसा भी पूछा सकता है कब एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होगा? जब कोई सिस्टर क्रोमैटिड ना हो। और कब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होगा? डुप्लीकेशन के बाद, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना